देखिए, अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है कुछ, और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई जिसमें देखिए सुनवाई तो करनी थी, लेकिन इस पे खुद सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि देखिए केंद्र से जवाब लेना पड़ेगा, और उन्होंने कहा भी कि केंद्र इसको लेकर के जवाब दे। अब केंद्र की तरफ से ये कहना है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का तो कोई अधिकार होता ही नहीं है, यह अधिकार क्षेत्र तो संसद का है। ऐसे में आप किस तरह से इसको लेकर के जो है सुनवाई कर सकते हैं, या फिर जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें अपने अधिकार क्षेत्रों की बात की गई है? देखिए, जहां तक सरकार का मामला है तो सरकार निश्चित रूप से इस मामले में सरकार अपने बिल्कुल सही कदम पे खड़ी है। सही रुख उसने अपनाया है कि कानून बनाने का अधिकार जो है वो संसद का है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका है। अगर उसे बहुमत के आधार पर वो उसको पारित करते हैं तो उसको बहुत चुनौती नहीं दी जा सकती। जी। सिर्फ तभी चुनौती दी जा सकती है जब वो गलत हो या मानवीय सिद्धांतों के खिलाफ हो। तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, और खास तौर से अगर दागी उम्मीदवार हैं तो उनके लिए अगर कोई कार्रवाई की जा रही है वो ना ही संविधान की भावनाओं के विपरीत में है और ना ही वो किसी अन्य तरीके से गलत होती है। संविधान, मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने, ठीक है क्योंकि किसी ने फाइल की है और फाइल करने के बाद, याचिका फाइल करने के बाद उसमें पक्ष लिया जाता है तो सरकार का पक्ष मांगा है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उसमें ये सोचे कि जैसे कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें अब आप ये बहस का मुद्दा हो सकता है कि 3 साल जिसको सजा हो गई है उस पर उसको अब चुनाव लड़ने की 6 साल तक इजाजत नहीं दी जा सकती। वो हो सकता है वो ये आग्रह करे या वो ये कह सकता है कि शायद इसमें खामी निकालने की वो पड़े कि था वो 3 साल की सजा जिसको घोषित हो गई उसको 5 कर दिया जाए या 2 कर दिया जाए। इस पर एक बातचीत हो सकती है, लेकिन ये संविधान बनाने का हक जो है संसद का है। और संसद संविधान की तमाम धाराएं आपको इस बात के लिए उपयुक्त मानती हैं कि जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ संसद बना सकता है। उसकी कानून की समीक्षा हो सकती है, समीक्षा के आधार पर कोई बातचीत की जा सकती है, उसमें कुछ कमियां निकाली नहीं जा देखिए, सकती है, लेकिन उसके करेक्शंस हो अक्कू जी सकते हैं। देखिए, ये तो सभी जानते हैं कि देखिए संसद जो है वहां पर कानून सबके सर्वसम्मति के साथ जो है चीजें बनती हैं, लेकिन जो सजाया हफ्ता है, जो 2 से 3 साल जो है वो जेल में रहे, एक 2 से आठ नहीं के अगर, 3 साल तक। हाँ 3 साल तक अगर हम कहें तो वो जेल में अगर रहे हैं, तो उसके बाद देखिए अगर हम 8 के हिसाब से देखें, जो यहाँ पर धारा है उसके हिसाब से कि एक तरह से 8 वाले जो है वो 6 साल, अगर 8 धारा के हिसाब से देखते हैं, और धारा 9 के हिसाब से देखते हैं तो 5 साल के दोषी। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है कि जो 225 के करीब अभी दागी सांसद हैं और कहीं ना कहीं वही जो है कानून बना रहे हैं, तो ये कहां तक जायज है? देखिए, दागी सांसद कहना तो उसमें एक चोरी के मुकदमा भी है तो दागी है, उसमें कहीं कोई प्रदर्शन है तो भी दागी हो जाता है। मुकदमा अगर चल रहा है तो कई तरीके के हैं, लेकिन जिसमें उसने अपराध किया है साबित होना है, या हत्यारा है, मान लीजिए हत्या का मुकदमा चल रहा है तो हत्या का मुकदमा 225 पे नहीं चल रहा है, भड़काने की कार्रवाई तक का, ये सब समझने की बात है और पॉलिटिकली सेंसिटिव होने की बात है कि कई बार राजनीतिक दल जो हैं अपने तरीके से और कानून का उपयोग करते हैं सरकारें, और उसमें हत्या का मुकदमा, हत्या जी। के लिए उकसाने का मुकदमा 307 का जो मुकदमा होता है वो चल जाता है। 302 वाले में निश्चित रूप से जो होता है तो वो उनकी अगर संख्या देखेंगे तो वो 225 नहीं निकलेंगे। इसमें 225 दागी कहना आसान है। हाँ, अब इस देश की विडंबना है कि साहब आर्थिक अपराधी जो होता है बिल्कुल आराम से निकल जाता है और कुछ भी पता नहीं लगने पाता, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी होना है, जबकि ऐसे लोगों को मुझे लगता है आज के दौर में सजाए मौत होना ज्यादा जरूरी है, और बड़े आर्थिक अपराधी हों जिससे लोगों को मन में दहशत हो, डर हो और कुछ और देश के लिए काम किया जा सके। खैर जी। ये अलग मुद्दा है,
लेकिन मेरा मानना यह है कि ये जो 250 लोग हैं उसको फिल्टर किया जाना चाहिए, उसके आधार को भी, चाहे वो एडीआर जो एक संस्था है ठीक है, ठीक वो है। तो यानी करती है अक्कू जी, बहुत आप बड़ा ये काम। कह रहे हैं कि देखिए, अगर चोरी का किसी पे दाग लगा है, यानी कि वो मामला चल रहा है, या किसी पे अन्य मामले जो है वो चल रहे हैं, लेकिन अगर हत्या का छोटे मामला चल रहा मामले। है तो उनको अलग अलग करके कैटेगरी में डाल करके आप उनके लिए जो है सजा का ये प्रावधान कर सकते हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। ऋषभ जी से हम इस चीज को लेकर के थोड़ा समझना चाहेंगे। ऋषभ जी, तो फिर ये माफ कीजिएगा ऋषि जी, तो क्या ये हम कहें कि ये जो मांग है वो गलत की गई, याचिकाकर्ता ने एक तरह से पॉलिटिकल एक एजेंडा यहां पर जो है उसको उठाया है कि देखिए इस तरह से, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो है वो आपके संसद के हाथ में है, जहां पर चयनित होकर के लोगों से आते हैं और वही वहां पर कानून बनाते हैं। ऐसे में आप आजीवन प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। देखिए हलफनामा भी जो दाखिल किया गया कि आजीवन प्रतिबंध तो गलत हो जाएगा। क्यों नहीं? देखिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। और जिन्होंने जिन्होंने ये याचिका दायर किया है वो भाजपा के ही नेता हैं, अश्विनी उपाध्याय, और भाजपा से जुड़े हुए नेता हैं। तो मैं इसे सही नहीं मानता हूँ कि जो अपराधी है, जिन पे गंभीर आपराधिक का आरोप है, मर्डर के आरोप है, और आजकल देख लीजिए ट्रेंड बन गया है, खासकर बिहार यूपी में ट्रेंड बन गया है, जो अपने जमाने के नामी गैंगस्टर है, आज कहीं न कहीं विधानसभा और लोकसभा में अपने आप को सुशोभित कर रहा है। हर पार्टी इस प्रकार के खेल में इन्वॉल्व है। आप देख लीजिए ना, एक से एक बड़े अपराधी, चाहे यूपी को हो या बिहार के हो, एक जमाने में लुटेरे रहे हैं, एक जमाने में पिस्तौल तान के मोटरसाइकिल छिलने वाले आज हमारे कानून बनाने वाले हैं। अक्कू श्रीवास्तव जी के बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि एक जमाने में जो आदमी लुटेरा रहा हो, डाकू रहा हो, और वो आज हमारे लिए कानून बनाएगा। तो ये यूपीए 2 के टाइम में भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना की थी। मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूँ। उस समय 2 साल का था कि जिन पे 2 साल का सजा निर्धारित हो गया है, वो उनको 3 महीने का अवधि दिया जाता था कि वो मतलब आगे केस लड़ सके। लेकिन कोर्ट का उस समय भी मानना था कि जिन पे 2 साल की सजा तय हो गई है उनको अपील करने का मौका नहीं मिलना चाहिए, उनकी सदस्यता चली जानी चाहिए। इसी को लेकर मनमोहन सिंह ने अध्यादेश लेकर आया था, जिसका राहुल गांधी ने विरोध किया था। आज राहुल गांधी का कितना मजाक बनाया जाता है कि अपने ही सरकार के अध्यादेश को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया, लेकिन उनका मंतव्य, उनका जो उद्देश्य था बिल्कुल सही था। आज आप बता दीजिए, मैं किसी अपराधी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जो कभी गली का गुंडा हुआ करता था, आज वो आपका सांसद है, आपका विधायक है, आपके कानून बनाने वाला है। ऐसे जिन पे गंभीर आपराधिक आरोप है, चाहे वो मर्डर का हो, चाहे वो लूट का हो, ऐसे व्यक्ति को ना कोई पार्टी ऐसे तो हर पार्टी से है ना ऋषि जी, ऐसे तो हर पार्टी में है ना। और जहां तक आपने अध्यादेश फाड़ने की बात की, देखिए उनका उद्देश्य लेकिन जगह सही नहीं था ना, माहौल सही नहीं था, जहां पर आपने जहां पर आपने वो अध्यादेश को फाड़ा, आपने क्या मैसेज दिया, क्या संदेश दिया? और किरण जी, मैंने सभी पार्टियों को कहा है, मैंने सभी पार्टियों में इस प्रकार का ट्रेंड बन गया है जो 50 मर्डर कर दिया, 60 मर्डर कर दिया। मर्डर के हिसाब से आप देखते हैं कितना बड़ा बाहुबली है, फिर टिकट देते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, जेडीयू हो, समाजवादी पार्टी हो। आप देख लीजिए, ये अतीक अहमद कौन था? ये डीपी यादव, जिसको अरुण जेटली बीजेपी में लेके आए थे, जब मीडिया ने हाथामा बचाया तो डीपी यादव की सदस्यता रद्द हुई। ये राजन तिवारी कौन है? ये सूरजभान सिंह कौन है? तो एक तरह से ये माने कि ये हलफनामा दायर करके जो बात इस हलफनामे में कही गई, सीधे तौर पर उन दागी सभी नेताओं को बचाने की कोशिश है। नहीं, मेरा मानना है किरण जी, जिन पे गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड रहे हैं, जिनका गंभीर आपराधिक इतिहास रहा है, उन पे आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए, ताकि पार्लियामेंट में विधानसभा में ऐसे लोग न पहुंचे जो जिनका इतिहास आपराधिक रहा है। वो हमारा कानून कैसे बना सकते हैं? ठीक है, अक्कू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात को करिएगा कि क्या ऐसे में ये जो हलफनामा दाखिल किया गया, ये यही बताता है ना कि फिर तो बचाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि देखिए बड़ा सवाल है। हाँ। मुझे लगता है ऋषि बाबू अपनी बात का खंडन कर रहे हैं और मेरी बात को गलत तरफ ले गए।
ये मेरा साफ मानना है कि जो आपराधिक लोग हैं उनको बड़ी से बड़ी सजा होनी चाहिए। जो बड़े अपराधों में संलिग्न है उनको तो कतई नहीं आना चाहिए, जो इनकी आखिरी लाइन थी। और मैं भी इस बात पे सहमत हूँ। संविधान अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है या जो कहा है कि साहब उसको हमेशा के लिए नहीं करना चाहिए, वो तो कम करने की बात कर रहा है हमेशा के लिए। ये जो अभी का कानून और सख्त बनाया जाए इस पे तो मैं क्या, मेरे ख्याल से पूरा देश सहमत होना चाहिए। जो शरीफ आदमी है वो सब सहमत होने चाहिए कि अगर कोई भी अपराधी अगर इस तरीके का काम करता है, मैं जो पॉलिटिकल राजनीति से प्रेरित होते हैं उन अपराधों को छोड़ दूं, मैं बहुत शार्प कह रहा हूं, राजनीति से प्रेरित होते हैं उन अपराधों को अगर छोड़ दिया जाए, कोई किसी की माँ बहन के साथ कुछ बात करता है, कोई चोरी डकैती करता है, कोई घरों का कब्जा करता है, आरजेडी पूरी पूरी इसी में समाहित हो जाएगी। कांग्रेस के बहुत सारे लोग हो जाएंगे, भाजपा के भी काफी सारे हो जाएंगे, हर पार्टी के हो जाएंगे। तो ये जो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं इन सब पे प्रतिबंध और बढ़ाया जाना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट उसके उलट उसके जज साहबान कह रहे थे। तो अब असल में है क्या, कानून को और सख्त करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। कानून को किसी तरीके से बहुत छोटा या बहुत कमजोर, छोटा तो नहीं कमजोर करने की बात जो है या नियत है वो किसी भी स्तर पर हो वो गलत है, चाहे वो संसद के स्तर पर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर हो। और न्यायपालिका भी मुझे लगता है अपने आप में आमूलचूल परिवर्तन करने की बात सोचे कि कैसे हम फैसले। अब ये बहाना भी बहुत हो गया कि साहब सुविधाएं कम है। अब जितनी सुविधाएं हैं उतनी तुलनात्मक रूप से उतने तो काम हो जाए। वकील हमारे यहाँ आज का सबसे बड़ा जो है, मैं बहुत सार्वजनिक रूप से ये कह रहा हूं इस समय कि वकीलों के पास कोई कब्जा, कोई कानून पहुंच, मतलब एक मुवक्किल पहुंच जाए तो उसे बांधे रखने में उनकी ज्यादा रुचि होती है। आप खुद ही पूरी पूरी इस दिल्ली में अब आप देखिए पटियाला कोर्ट के आगे पीछे पूरा कब्जा उन लोगों ने ऐसे कर रखा है जैसे उनके तमाम पुरखों ने उसकी जमीन उनकी दी हुई थी। मेरा तो मानना है कि उस जो इंडिया गेट है उसको भी हटा करके वहीं कोर्ट बना दीजिए। कमियां बहुत है अक्कू जी, कमियां बहुत है। ये तो वकीलों की बात हो गई जो जमीनों को कब्जा करके वहां पर पूरा अपना ऑफिस जो है वो बना रखे, ये तो अलग सा एक विषय हो गया है। लेकिन जजों की भी तो कमी है ना, इसको लेकर के तो कई बार सीजीआई ने कहा भी, इवन रो तक दिए, उन्होंने तो कहा कि देखिए जज की कमी है, पेंडिंग केसेस हमारे ऊपर इतने ज्यादा हैं, वक्त नहीं मिल पाता है कि सब चीजों को सॉल्व किया जा सके। ऐसे में हो वो तो खत्म किया जाए। जी। मैं कह रहा हूं मैं 50% अगर कम है जाए, जो 50% सुविधाएं कम है, सुविधाएं बढ़नी चाहिए तो कोई दो राय नहीं, सुविधाओं को और ज्यादा अच्छा किया जाना है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन पेंडेंसी बढ़ाए रखने की नीयत से जो काम होता है वो बहुत खतरनाक है। ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि देखिए कानून कठोर होने चाहिए और ज्यादा इसको कठोरतम बनाने की जरूरत है, तो इसको बनाएगा कौन? अब तो बड़ा सवाल फिर यही आता है, क्योंकि वापस से वो संसद में ही जाएगा और संसद में जाएगा तो वहां पर वही सांसद जो है वो बनाएंगे। तो क्या इसके लिए कोई कमेटी बननी चाहिए, कुछ होना चाहिए ऐसा कुछ अक्कू जी? देखिए कमेटी ये सब बहुत छोटी छोटी चीजें, इस देश में न जाने कितनी कमेटियां बनती हैं, जेबीसी इतनी बन जाती हैं कि 10% जेबीसी का नतीजा नहीं निकलता है, जिसमें बड़े बड़े दिमाग लग जाते हैं। तो कमेटियों से ज्यादा नियत हो, नियत सामूहिक स्तर पर हो, सरकार के स्तर पर हो, न्यायपालिका के स्तर पर हो, और सचमुच ये हो कि हाँ हम ये काम खत्म कर देना चाहते हैं। अगर पहले एक सहमति हो कि कड़े अपराध दिया जाना चाहिए, एक बेसिक सहमति, उसके बाद आप ये सोच ले कि भाई जिसने किसी ने सजा में अगर हुई है वो सजा याफ्ता है, और तो उसकी सजा याफ्ता को कम की जाए बढ़ी जाए, ये एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन कानून कड़ा होना चाहिए, कानून का डर जो है वो जरूर रहना चाहिए अपराधी के बल में, नेताओं के दिमाग में, और तभी ये संभव है कि कुछ स्थितियां सुधर सकती है। जी ऋषि जी, आपके पास देखिए 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल या उससे अधिक सजा पाने वाले जो राजनेता थे उनकी सदस्यता जो है वो तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का फैसला सुनाया था। लेकिन अब जिस तरह से एक बार फिर से ये याचिका दाखिल की गई, समझिए कि उस पर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ है, तो वो नहीं हो पाने के पीछे में क्या आपको एक कारण लग रहा है? क्या लग रहा है कि जो अध्यादेश 1991 का 51 का है उसी के आधार पर चीजें चल रही हैं और यही वजह है कि 2013 का जो फैसला है वो बदल दिया गया है? देखिए किरण जी, 2-3 बातें हैं। एक तो मैं
इस बात का समर्थन करता हूं कि जजों की संख्या बढ़नी चाहिए, ताकि जो जो केस होते हैं उनको उनको जजों को स्टडी करना होता है। प्रॉपर यदि स्टडी नहीं करेंगे, टाइम नहीं मिलेगा, तो उस पे वो जो सही जजमेंट है वो नहीं आ सकता। दूसरी बात आप देखिए कि जितने जो चाहे यूपीए सरकार का अप्रोच रहा हो, चाहे एनडीए सरकार का अप्रोच रहा हो, दोनों का अप्रोच एक तरह से यही हमें लगता है। यूपीए के टाइम में भी यही हुआ था कि जो जिनको 2 साल की सजा हो गई हो, और सुप्रीम कोर्ट का उस समय भी मानना था कि उस व्यक्ति की सदस्यता चली जानी चाहिए, उसी को लेकर अध्यादेश लाया जा रहा था, जिसका राहुल गांधी ने विरोध किया था। अब देखिए जो एनडीए की सरकार है वो भी 5 साल या 6 साल का जो अवधि है उसको ही बरकरार रखना चाहती है। आजीवन जो प्रतिबंध है उसका केंद्र सरकार विरोध कर रही है। तो आप समझ सकते हैं जो केंद्र सरकार ने हल्फनामे कोर्ट में दाखिल किया है। मेरा मानना है कि जो ऐसा व्यक्ति जिन पे गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, ऐसे व्यक्ति पे आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। अक्कू जी के बात से मैं सहमत हूं। जिन पे पॉलिटिकल केस है उन लोगों को इससे दूर रखना चाहिए। लेकिन अब मैं आप एग्जाम्पल देता हूं। बिहार में आनंद मोहन एक नेता है जिन पे डीएम मर्डर केस का चार्ज था। पॉलिटिकल फायदे के लिए जो वर्तमान सरकार है उनको जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास हुआ था उसको रिलीफ दे दिया गया। अब तो उससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप देखिए जितने भी बाहुबली हैं बिहार के, किसी न किसी पार्टी में सुशोभित हो रहे हैं, चाहे वो एलजेपी हो, जेडीयू। एलजेपी जब तक रामविलास पासवान थे, बिहार के जितने भी छटे हुए बाहुबली थे उन्होंने अपने पार्टी में ऐसे लोगों को स्थान दिया। तो आप क्या समाज को मैसेज देना चाहते हैं? आज के युवा अपराध की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसका कारण यही है कि भाई हम 2-3 मर्डर करेंगे, फिर हमको कोई पार्टी टिकट दे देगा, हम विधायक बन जाएंगे, सांसद बन जाएंगे। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं अक्कू जी के बात से सहमत हूं कि जो हल्के फुल्के केस हैं, पॉलिटिकल केस हैं, जो आंदोलन के केस हैं, आप नेता हैं तो आंदोलन करते हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ, इस प्रकार के केस को इनसे दूर रखना चाहिए। लेकिन जिन पे गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड है, ऐसे व्यक्ति विधानसभा और लोकसभा नहीं जाने चाहिए। आजीवन प्रतिबंध ऐसे व्यक्ति को लगना चाहिए, मेरा मानना। बिल्कुल। वापस से फिर एक ही ऋषभ जी यही सवाल उठता है जो मैंने अक्कू जी से भी पूछा था, फिर इसको बनाएगा कौन? मतलब देखिए बात आप हम सब कर रहे हैं। अक्कू जी ने भी कहा कि देखिए अगर पूरे देश में आप किसी से भी पूछिए तो सब यही कहेंगे कि होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? राहुल गांधी ने अध्यादेश मार दिया, इसके बाद देखिए अभी हलफनामा। ये राजनेता बहुत चालाक है। जब इन पे कुछ एक्शन होने की बात होती है तो तुरंत ये कानून बना लेते हैं। ये क्या मैसेज दे रहे हैं? तो चाहे यूपीए की सरकार रही हो या वर्तमान में एनडीए की सरकार रही हो, जब इनको सैलरी बढ़ाना होता है, अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाना होता है, तुरंत ये कानून ले आते हैं। लेकिन आप आम आवाम और समाज में क्या मैसेज देना चाहते हैं? आज देखिए पार्लियामेंट में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि मैं भी बिहार और दिल्ली में रहता हूं, तो मुझ पर भी थ्रेट हो सकता है। कई ऐसे बाहुबली हैं जिनका इतिहास क्या रहा है और आज वो क्या है। यूपी में ही देख लीजिए, धनंजय सिंह से लेके ब्रजेश सिंह किस पार्टी के भी करीबी हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे लोगों पे आजीवन प्रतिबंध होना चाहिए किरण जी, ताकि समाज में मैसेज जा सके। जी बिल्कुल बिल्कुल। अक्कू जी अब क्या इसको ये हम समझे कि देखिए इन्होंने तो सीधे तौर पे हल्फनामा जो दाखिल किया इसमें ये कह दिया है कि ये तो हमारे अधिकार क्षेत्र की बात है, तो ऐसे में क्या अब सुप्रीम कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा? क्या अब उस याचिका पर बातचीत, मतलब अब क्या आगे क्या हो सकता है इसमें? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप होगा। सुप्रीम कोर्ट फिर अपने तरीके से बात को समझाने की कोशिश करेगी, और अगर कानून बनाने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ होती है तो कोई वो होता है तो उस पर वो अपने तरीके से रोक सकती है। लेकिन कानून की दिशा में दिशा देना जो है वो संसद का काम है, और संसद को ही समझना चाहिए। जहां तक कानून को लेकर के आज देश में 5 करोड़ के आसपास मामले लंबित हो चुके हैं। क्या ये संविधान देश बनाने वाले नेताओं को और सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं समझ में आता है कि जो पिटी केसेस चल रहे हैं इनको
सबसे अच्छा तरीका था कि एक स्तर पे मान करके उनको पूरी तरीके से खत्म किया जाए, उनको नल एंड वॉइड किया जाए, और उसके बाद अगर किसी को लगता है कि ये मामले फिर से चलाए जाने, कई लोग तो खुद भूल चुके हैं, लाखों लोग, तो उसको फिर वो रीफाइल कर सकता है। लेकिन कम करने की नीयत इसलिए नहीं है क्योंकि जो इसमें जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो वकील जुड़े हो, चाहे बाकी जो चेन जुड़ी हुई है, और जो भ्रष्टाचार की चेन जो जुड़ी हुई है आगे तक, आज कोर्ट में कदम रखने का मतलब है कि आप मौत की सजा खुद सुनने जा रहे हैं। आज आलम बिल्कुल ये है, सही बात कोई है। न्याय की उम्मीद हो ये मैं नहीं मानता हूं। उसको डर लगता है कि उसका क्या क्या बिक जाएगा, कितनी उसकी खोपड़ी खराब जाएगी, उसकी मानसिक स्थिति कैसी रह बिल्कुल, जाएगी, तारीख पे तारीख। जेब में जो रुपए रखे हैं, पैसे रखे हैं, वो कितने उड़ जाएंगे। ये ऐसे ही लगता है कभी कभी एक मंदिर में, मैं आजकल ये भी मुझे मेरा विषय हो गया है कि जब मंदिर में आप, बड़े मंदिरों में खास तौर से जाइए तो पता लगता है जितना जेब में रखे जाए पहले किनारे रखे जाओ भैया, पता नहीं पंडित वहां पर पहली बार जा रहे हैं तो पहले ही मंदिर के एक ऐसे हिस्से बात में, नहीं मत नहीं, ये कहिए, सबसे पीछे बड़ा पड़ हिस्सा जाएंगे है। लोग आपके। नहीं नहीं, पीटना ये क्या, रिश्ते कई जगह ऐसा है, देखिए ऐसा है, संवैधानिक व्यवस्था वैष्णो देवी में नहीं होगा, मंदिरों का नाम और मत जगह, लीजिए। लेकिन नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ यार, मुझे पता नहीं, मैं अभी पुरी मंदिर गया था, वहां वहां जो हालत होती थी कि आप अपने आप को बचाएं कि पंडों से बचाएं। तो ये अगर व्यवस्थाएं ठीक नहीं होंगी, ये चाहे एक स्तर पर हो, चाहे उसी तरीके से कोर्ट में जाते ही आप अपने आप को, जो नोचने वाले लोग होते हैं ना उनसे जी, बचाएं, या जो दुश्मन है आपका उससे बचाएं। दुश्मन तो फिर दोस्ती कर लेगा हमसे, बिल्कुल, नियत ये के नहीं साथ दोस्ती व्यवस्था करेंगे। जो है अब उसकी जरूरत जो है वो आन पड़ी है।